हेलो फ्रेंड्स, रविंद्राज आईएएस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रविंद्राज 24/7 लर्निंग ऐप पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इकोनॉमी। ठीक, तो आज हम करेंगे इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था से आपके स्टार्ट। तो सभी लोग आ गए? आ जाइए सभी लोग फटाफट। आ गए सभी लोग? चलो स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो दोनों सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट। तो इकोनॉमी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि आप लोग दो वर्ड से आप परिचित हो। एक वर्ड आपके होता है इकोनॉमिक्स और एक वर्ड आपके होता है इकोनॉमी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें आपके कि इन दोनों वर्ड्स में बेसिक डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, तो दोनों वर्ड्स में बेसिक डिफरेंस हम समझेंगे। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, तो सबसे पहले जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले तो हम जो क्लियर करेंगे वाकई ये दो वर्ड्स। एक वर्ड आपके होता है इकोनॉमिक्स और एक वर्ड आपके होता है इकोनॉमी। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हम एक्चुअल में इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं या इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। ठीक है, तो बताओ आप लोग क्या होता है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी? इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी क्या है? समझना। साली सेक्शन आपका डाउट है 20 मिनट लेट क्यों होती है क्लास? टीचर को आपके स्टूडियो तक पहुंचने में टाइम लगता है इसलिए आपके लेट होती है क्लास। बाकी क्लास पर फोकस करो आप लोग। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी इन दोनों को आपको समझना है। इन दोनों को समझने से पहले हम करते क्या है, पहला वर्ड उठाते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि आपके अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र आपके दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड अर्थ और दूसरा वर्ड शास्त्र। इसे हिंदी में ही समझना। अर्थव्यवस्था फिर आपके दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला अर्थ और दूसरा व्यवस्था। तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थ मतलब हिंदी में क्या होता है? वेल्थ, मनी। ठीक है, पैसा, संपत्ति। ठीक है, अर्थ मतलब आपके पैसा और शास्त्र मतलब आपके कोई किताब, कोई डिसिप्लिन। ठीक है, जिसमें आपके क्या हो? पैसे के बेहतर उपयोग, पैसे के बेहतर लेन देन, पैसे के बेहतर विनिमय, ठीक, और पैसे के बेहतर प्रबंधन से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन हो। तो इकोनॉमिक्स है क्या? एक ऐसी बुक जिसमें आपके वेल्थ या मनी के बेटर मैनेजमेंट, ऑप्टिमम यूज, ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन, ठीक, इससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया गया हो, ऐसी बुक को हम आपके कहेंगे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र आपके है क्या? एक ऐसी किताब जिसमें पैसे के बेहतर लेन देन, पैसे के बेहतर प्रबंधन, पैसे के बेहतर विनियमन, ठीक, इससे संबंधित सिद्धांतों का वर्णन हो। तो अगर हम सरल शब्दों में आपके पढ़ें तो इकोनॉमिक्स आपके ये जो होता है ये होता है आपके कौन सा पार्ट? थ्योरी, यानी कि आपके एक सिद्धांत, एक थ्योरी आपके पार्ट हुआ। ठीक है, अब दूसरा आगे याद रखना, इकोनॉमी यानी कि आपके अर्थव्यवस्था। जब इस थ्योरी को हम किस में लेके आ जाए? आपके प्रैक्टिस में लेके आ जाए, आपके व्यवहार में लेके आ जाए, आपके व्यवहार में लेके आ जाए, तो यही कंसेप्ट आपके बन जाता है इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जो पैसे के बेहतर लेन देन, प्रबंधन और ट्रांजैक्शन से आपके जुड़ी हो। तो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा सिस्टम
जो वेल्थ या मनी के बेटर मैनेजमेंट, ऑप्टिमम यूज और ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो। ठीक है, बस दोनों में आपके डिफरेंस ये है, इकोनॉमिक्स होता है एक थ्योरी और इकोनॉमी होता है उस थ्योरी का प्रैक्टिस। तो सबसे पहले ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ठीक, सबसे पहले तो हम इसकी बात करें। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझते हैं। समझ में आया यहां तक? समझ लो नेक्स्ट। तो ये तो आपने यहां समझा। अब दूसरा समझना, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र। ठीक है, हमें ये दोनों ही रीड करना है क्योंकि क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स से भी आते हैं और इकोनॉमी से भी आते हैं। अब अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र को समझने के दो तरीके आपके पास में, पहले आप दोनों तरीका समझ लो और उसके बाद में फिर आप बताना कि आपको कौन से तरीके से इसे समझना है। ठीक है, मान लिया फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक साइकिल चलाना सीखना है। ठीक, तो एक तरीका तो यह है आप मार्केट जाओ और मार्केट से एक किताब ले आओ, हाउ टू राइड अ साइकिल, साइकिल चलाना कैसे सीखें। इस किताब को आप पढ़ो तो इसका मतलब आपने सारे सिद्धांतों को पढ़ लिया। अब इसमें जो सिद्धांत लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप साइकिल चलाना शुरू करो। एक तरीका तो ये हुआ। ठीक, एक तरीका और है साइकिल चलाना सीखने का। कौन सा? दोस्त की साइकिल लो और सीधा जाके बैठ जाओ, 2-3 बार पैर टूटेगा, साइकिल अपने आप सीख जाओगे। तो आप सब लोगों ने साइकिल चलाना कौन से तरीके से सीखा है? क्या किसी किताब को पढ़ के आप साइकिल चलाना सीखे, या दोस्त की साइकिल पे बैठ के पैर तोड़वा के साइकिल चलाना सीखे हो? कौन से तरीके से सीखा है बताएं जरा आप लोग। तो ऑब्वियस आप सभी लोगों ने साइकिल चलाना सीखा है पैर तोड़वा के, किसी भी किताब से आपने साइकिल चलाना नहीं सीखा। पहले तो आप लोग ये क्लियर कर लो। अब दूसरा यहां याद रखना आप लोग, ये तो यहां तक की बात हुई। ठीक, यहां आपने प्रैक्टिस से जो साइकिल चलाना सीखा है ना, तो यहां प्रैक्टिस से आपने खुद के प्रिंसिपल्स बनाए। खुद के प्रिंसिपल्स बनाए कैसे? कब ब्रेक लगाना है, कब पेडल देना है, ठीक है, कब स्पीड तेज करनी है, कब स्पीड स्लो करनी है, कैसे हैंडल को संभालना है। ठीक, ये सारे काम आपने कोई किताब पढ़ के नहीं किए, ये आपने किससे किए? प्रैक्टिस से। और जब आप प्रैक्टिस से आप क्या करोगे? खुद के प्रिंसिपल्स आप जब बनाओगे तो ये वो प्रिंसिपल्स या वो थ्योरी होंगी जिन्हें आप कभी भूलोगे नहीं, जिन्हें आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक, तो साइकिल चलाना आपने बचपन में कभी सीखा होगा, अगर आप नींद में भी अब चले जाओगे तो आप अच्छे से साइकिल चला सकते हो। रीजन आपने उसे प्रैक्टिस से आप थ्योरी में लेके आए हो। ठीक है, अब यहां याद रखना, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो इसका सिर्फ एक तरीका है, दुनिया की किसी भी किताब को पढ़ के आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। सिर्फ एक तरीका है, आप 10 फीट गहरे स्विमिंग पूल में आप कूद जाओ। जब डूबने लगोगे ना तो हाथ पैर अपने आप चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक, और जान बचानी है तो स्विमिंग खुद ही आ जाएगी। ठीक, तो यहां अब हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं, हमारे पास पहला तरीका तो आपके है ये। पहला तरीका हमारे पास कौन सा है कि हम पहले थ्योरी पढ़ें और फिर उस थ्योरी को प्रैक्टिस में लेके आए, यानी इकोनॉमिक्स पढ़े और इकोनॉमी में फिर उसे हम लेके आए। और दूसरा तरीका है ये कि हम सीधा प्रैक्टिस में चले। प्रैक्टिस में हमें समस्याएं दिखेंगी, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम खुद के प्रिंसिपल्स बनाएंगे और वही प्रिंसिपल्स बन जाएंगे सिद्धांत। और ये वो सिद्धांत होंगे जो आपने प्रैक्टिस से डेवलप किए हैं, जिन्हें आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक, तो कौन सा तरीका आपके ज्यादा सही है? थ्योरी से प्रैक्टिस में चले या प्रैक्टिस से थ्योरी में हम चलना शुरू करें? अब आप लोग डिसाइड कर लो कैसे करना है। ठीक, मुस्कान कुमारी, तो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी बोथ टर्म, तो दोनों की अगर हम बात करें तो आपके इकोनॉमिक्स क्या है? एक ऐसी किताब जिसमें पैसे के बेहतर लेन देन, प्रबंधन और विनिमय से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन हो। ठीक है, और इकोनॉमी क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जो पैसे के बेहतर लेन देन, प्रबंधन और विनिमय से जुड़ी हो। ठीक है, तो अब हम आपके आते हैं आगे। ठीक, अब नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं, तो आप सब लोगों की राय है कि हम प्रैक्टिस से थ्योरी की तरफ आपके चले। आप सब लोगों की अब आपकी राय है, ठीक, कि प्रैक्टिस से हम आपके क्या करें?
थ्योरी की तरफ चले। शुभम सिंह, अनिल सक्सेना आपके कहते हैं रिस्की वे टू लर्न साइकिलिंग। तो साइकिल सीखने का अनिल दूसरा तरीका भी तो नहीं है कोई, किताब पढ़ के तो आप साइकिल चलाना सीख ही नहीं सकते, पैर तो तुड़वाना पड़ेगा। ठीक। शुभम सिंह, सर डूब के मर के हो जाते हैं। ये तो आपकी जो ब्रेकअप वगैरह हो जाता है ना, वो लोग डूब के मरते हैं, बाकी का कोई नहीं मरता डूब के, बाकी का तो सब तैरना सीख ही जाते हैं। अब आते हैं इससे आगे, चलो नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। तो सबसे पहले हम आपकी ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। ठीक है, हम कुछ भी बुकिश लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, याद रखना। बुकिश लैंग्वेज आप लोगों को बिल्कुल याद होगी कि अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी हम कहते किसे हैं, लेकिन हम यहां बुकिश लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करेंगे और प्रैक्टिकल सिस्टम से अपनी खुद की लैंग्वेज बनाएंगे। क्यों? हमें एक ऐसी लैंग्वेज बनानी जिससे आप भूलो ना, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है, अदरवाइज इकोनॉमी से इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक, तो सबसे पहले अब हम आते हैं कि इकोनॉमी हम कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन को अगर हम समझें तो यहां 3 पॉइंट आपको याद रखना है। इकोनॉमी को आपको अगर समझना है अमरेंद्र राज, जहां आपको टर्मिनोलॉजी जब हम लिखाएंगे तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखाएंगे, परेशान मत होइए आप। ठीक, विनिमय यानी कि एक्सचेंज, ठीक, ट्रांजैक्शन। तो हमें यहां समझना है इकोनॉमी, राइट। तो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आपको सिर्फ ये 3 वर्ड आपको समझने हैं। पहला वर्ड आपके इकोनॉमिक्स, गुड्स और सर्विसेज, आर्थिक वस्तु या आर्थिक सेवा। दूसरा वर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रिया। और तीसरा वर्ड इकोनॉमिक यूनिट, आर्थिक क्रिया करने वाली इकाई। क्लियर हुआ? ठीक है, पूरी इकोनॉमी में आपके सिर्फ ये 3 वर्ड है और इन 3 पिलर के ऊपर पूरी इकोनॉमी चलती है। कोई भी चौथा वर्ड इकोनॉमी में है ही नहीं। सब कुछ इन 3 वर्ड्स के अंदर आपके छुपा हुआ है, सब कुछ। इसका मतलब अगर ये 3 वर्ड आपको क्लियर हो गए तो इकोनॉमी की समझ हमेशा के लिए आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक, इकोनॉमी आप खुद समझ जाओगे, इकोनॉमी आप बोलना शुरू कर दोगे। ठीक, यह हुआ। अब नेक्स्ट इसके बाद में आगे आते हैं। अब समझते हैं इकोनॉमी की अगर हम आपकी बात करें
तो इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक यूनिट, ये तीन आपके वर्ड हुए। सबसे पहले तो हम यहाँ एक डेफिनेशन बनाएंगे इन तीन वर्ड से कि इकोनॉमी हम रियलिटी में हम कहते कैसे हैं। ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सुन लेना। इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज। तो इकोनॉमी क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई आर्थिक क्रिया करने वाली इकाई, आर्थिक क्रिया करने वाली इकाई क्या हो सकती है? कोई फैक्ट्री होगी। ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई आर्थिक क्रिया करने वाली इकाई किसी आर्थिक क्रिया को करके, अगर फैक्ट्री है तो ये कौन सी आर्थिक क्रिया करेगी? प्रोडक्शन, उत्पादन। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया करने वाली इकाई किसी आर्थिक क्रिया को करके किसी आर्थिक वस्तु या सेवा का आपके उत्पादन करती हो, यानी क्या बनाती हो? कोई गुड्स और सर्विस। अब अगर फैक्ट्री है तो या तो वस्तु बनाएगी या फिर सेवा बनाएगी। ठीक है, अब यहां एक पॉइंट याद रखना कि कोई भी फैक्ट्री अगर कोई प्रोडक्शन कर रही है, कोई गुड्स बना रही है या कोई सर्विस बना रही है, तो उसका उद्देश्य क्या है? किस लिए कोई इकोनॉमिक यूनिट आपके या कोई भी फैक्ट्री है क्यों बना रही है वस्तु या क्यों बना रही है आपकी सेवा? तो उसका जो आपके उद्देश्य है वो क्या? प्रॉफिट, यानी कि लाभ। कोई भी आपके फैक्ट्री आपके कोई भी वस्तु या सेवा बना इसलिए रही है क्योंकि उसे चाहिए उससे लाभ। बस यही जोड़ दो आप, यही बन जाएगा इकोनॉमी। ठीक, तो इकोनॉमी है क्या? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई आर्थिक क्रिया करने वाली इकाई किसी आर्थिक क्रिया को करके किसी आर्थिक वस्तु या सेवा का उत्पादन करती हो, जिससे कि ये आर्थिक क्रिया करने वाली इकाई प्रॉफिट अर्न कर सके, लाभ कमा सके। बस यही आपके इकोनॉमी की डेफिनेशन है। तो इकोनॉमी आपके है क्या? इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई इकोनॉमिक यूनिट किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करके किसी इकोनॉमिक गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करती हो, जिससे कि इकोनॉमी में काम करने वाली ये यूनिट प्रॉफिट अर्न कर सके या अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक, तो ये एक कंप्लीट सिस्टम आपके कहलाएगा इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अब यहां आप क्लियर समझना। ठीक, इकोनॉमी में आपके सिर्फ ये तीन वर्ड है। ठीक, पहला पॉइंट याद रखना, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट सिर्फ तभी तक काम करेगी जब तक उसे प्रॉफिट मिल रहा है। जिस दिन इस इकोनॉमिक यूनिट को प्रॉफिट मिलना बंद हो जाएगा उस दिन ये गुड्स और सर्विस बनाना बंद करेगी, प्रोडक्शन बंद होगा और फैक्ट्री में डल जाएगा ताला। फैक्ट्री में ताला डल जाएगा, यही होने वाला है। ठीक है, तो यहां आपके है क्या? इकोनॉमिक यूनिट का एग्जिस्टेंस उसी दिन तक है जब तक उसे प्रॉफिट मिल रहा है। ये ध्यान रखना। अब यहां एक पॉइंट और याद रखना, आप लोग एग्जाम में जस्ट पूछते हैं आपके। ठीक, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, इस प्रैक्टिस से वो भी बता रहे हैं। किसी भी आर्थिक इकाई का आपके प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ठीक, विच इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट। तो किसी भी इकोनॉमिक यूनिट का प्राथमिक उद्देश्य प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक, किसी भी इकोनॉमिक यूनिट का एग्जिस्टेंस अगर डिपेंड करता है तो सिर्फ इस प्रॉफिट के ऊपर। इसका मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी का अगर कोई आधार है तो सिर्फ ये प्रॉफिट। ठीक, इसी के ऊपर आपके पूरी की पूरी इकोनॉमी स्टैंड करेगी, ये ध्यान रखना। ठीक, क्यों? क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा इकोनॉमिक यूनिट को तब तक वो गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन नहीं करेगी। ठीक है, और जब तक गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फैक्ट्री ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, तो ये तो हमने देखा आपके कि इकोनॉमी हम कहते किसे हैं, पहला पॉइंट हुआ। अब यहां सिर्फ हमने आपको ये बताया कि इकोनॉमी इन तीन वर्ड्स को मिला के बनती है। अब हम आगे ये समझते हैं इससे कि इन तीनों वर्ड्स को डिटेल में समझेंगे कि इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है और इकोनॉमिक यूनिट यानी आर्थिक क्रिया करने वाली इकाई क्या होता है। ठीक है, तो इन तीनों वर्ड्स को अब हम आपके ठीक एक एक करके डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला वर्ड इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज, यानी कि आर्थिक वस्तु या आर्थिक सेवा। तो सबसे पहले वर्ड पे हम आते हैं इकोनॉमिक गुड्स और इकोनॉमिक सर्विसेज। तो समझना,
आर्थिक वस्तु या आर्थिक सेवा, ये हमें आपके समझना है। तो आर्थिक वस्तु या आर्थिक सेवा को समझने से पहले हम आपके ये समझ लें कि गुड्स हम किसे कहते हैं और सर्विस हम किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम गुड्स और सर्विस समझ लें, उसके बाद हम समझेंगे इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक सर्विस। तो सबसे पहले हम गुड्स और सर्विस की अगर हम आपकी बात करें, ठीक, तो गुड्स आपके होता क्या है, जो आपको दिखाई दे, यानी कि दृश्य। और सर्विस किसे कहते हैं, सर्विस आपको दिखाई तो नहीं देती, लेकिन सर्विस को आप महसूस कर सकते हो, अदृश्य। तो सबसे पहले तो हम गुड्स और सर्विस में डिफरेंस जान लें कि गुड्स किसे कहते हैं और सर्विस किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको ये मार्कर दिया, इस मार्कर को आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये गुड्स है, मार्कर क्या है, ये एक वस्तु है, ठीक है। अब दूसरा समझना, अब हम आपको जो नॉलेज दे रहे हैं, क्या आप इसे देख पा रहे हैं? जी नहीं, हम जो आपको नॉलेज दे रहे हैं इसे आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। इसे आप फील कर पा रहे हो, आप फील कर पा रहे हो कि हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, बट यू कांट सी दिस नॉलेज, ठीक है। तो इसका मतलब हम जो आपको टीच कर रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये सर्विस है। ये क्या है, ये सर्विस है। तो हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो है आपके सर्विस। क्लियर हुआ? तो हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो है सर्विस, और आपको अगर हमने ये मार्कर दे दिया तो ये है वस्तु। तो डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस, गुड्स आर विजिबल एंड सर्विस आर इनविजिबल। बेसिक डिफरेंस हुआ आपके, ठीक है। अब आते हैं इससे आगे। अब इससे आगे नेक्स्ट अब हम आगे समझते हैं कि इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक सर्विस किसे कहते हैं। आर्थिक वस्तु एवं आर्थिक सेवा हम कहते किसे हैं, ठीक है। तो आर्थिक वस्तु एवं आर्थिक सेवा की अगर हम आपके बात करें तो हर वह गुड्स या हर वह सर्विस जिसे प्राप्त करने के लिए आपने कोई कीमत अदा की हो। क्या अदा की हो? जिसे प्राप्त करने के लिए आपने कोई कीमत अदा की हो, ठीक। उस वस्तु या उस सेवा को हम आपके क्या कहते हैं, इकोनॉमिक गुड्स और इकोनॉमिक सर्विस, ठीक है। एनी गुड्स और एनी सर्विस, ठीक, यू विल अचीव आफ्टर पेइंग समथिंग, यानी कि आपने अगर उसको अचीव किया है, आपने अगर उसको लिया है तो कुछ आपने पे किया होगा, कुछ ना कुछ तो प्राइज आपने दी होगी। तो जिस किसी भी गुड्स या सर्विस को आपने, ठीक है, लेने के लिए कोई प्राइस पे की है, उस गुड्स या सर्विस को हम आपके कहेंगे इकोनॉमिक गुड्स और इकोनॉमिक सर्विस। एक एग्जांपल से आपके हम समझते हैं, ठीक। जैसे कि आप घर पे खाना खाते हो, आप लोग जो घर पे खाना खाते हो, क्या उसके लिए कोई कीमत देते हो आप लोग? नो, नहीं देते, ठीक है। लेकिन आप लोग रेस्टोरेंट में जब खाना खाते हो तब कीमत देते हो, बिल्कुल कीमत भी दोगे और उस पर जीएसटी भी लगा के दोगे, ठीक। तो घर का खाना गुड्स, रेस्टोरेंट का खाना इकोनॉमिक गुड्स, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब आप घर पर अपने बड़े भाई बहन से आप पढ़ते हो, तो बड़े भाई बहन को आप कीमत देते हो कोई पढ़ने की? नहीं देते। लेकिन जब आप हमसे पढ़ते हो तो कीमत देते हो, बिल्कुल देते हो। इसका मतलब बड़े भाई बहन से आप पढ़ रहे हो तो सर्विस, और अगर हमसे आप पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक सर्विस। क्लियर हुआ, ठीक। तो गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स में डिफरेंस, सर्विस और इकोनॉमिक सर्विस में डिफरेंस। अब आगे आप समझना, ठीक। आगे जो हमें अब समझना है वो अब हमें ये देखना है आपके, यहां एक बहुत बड़ा पॉइंट अक्सर एग्जाम्स में आपके पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक एक पॉइंट आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके कहां से आते हैं, हम बिल्कुल निकाल के उनको लेके आ रहे हैं, ठीक। एग्जाम में आपके ये पूछा जाता है, एक जनरल क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि विच एक्टिविटीज नॉट इंक्लूडिंग इन नेशनल इनकम और जीडीपी और जीएनपी। कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो आपके राष्ट्रीय आय या जीडीपी या जीएनपी में शामिल नहीं होती, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कई एग्जाम्स में आता है और अक्सर आता है, ठीक है। अब याद करने बैठोगे तो इतनी एक्टिविटीज हैं आपके जो शामिल नहीं होती, याद नहीं कर पाओगे। तो फिर तरीका क्या है? तो तरीका आपके ये है, आपको तो ये भी नहीं पता आज की डेट में
पहले पढ़ा हो तो पता नहीं है, हमने तो नहीं पढ़ाया अभी तक आपको। नेशनल इनकम क्या होती है हमने आपको बताया? नहीं बताया। जीडीपी क्या होती है हमने आपको बताया? नहीं बताया। जीएनपी क्या होती है हमने आपको बताया? नहीं बताया। लेकिन हमने आपको यह जरूर बता दिया, इकोनॉमी के अंदर शामिल होती है इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक सर्विस, और इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस वो होती है जिसके लिए आपने कीमत अदा की हो। इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर सिर्फ वो गुड्स और वो सर्विस यानी कि वो एक्टिविटी शामिल होगी जिसके लिए कोई कीमत दी गई है। तो ऑप्शन आपके इसी के कि निम्न में से कौन सी गतिविधि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है? विच एक्टिविटीज नॉट इंक्लूडिंग इन नेशनल इनकम और जीडीपी और जीएनपी। ऑप्शन आपके बनाया किसी घरेलू महिला का कार्य, क्या ये शामिल होगा नेशनल इनकम में? क्या घरेलू महिला को आप पे करते हो? नहीं, इसका मतलब ये जीडीपी में शामिल नहीं है। ठीक, यह हुआ। अब घर का खाना, क्या ये जीडीपी में शामिल होगा? आप पे करते हो इसके लिए? नहीं, तो ये भी शामिल नहीं होगा। घर में कोई बाई कार्य करती है, बाई जो बाहर से आती है झाड़ू पोछा करने वाली, ठीक, उसे पे करते हो? बिल्कुल करते हो। इसका मतलब ये नेशनल इनकम जीडीपी और जीएनपी में शामिल होगा। तो अब बड़ा सिंपल सा आपके क्वेश्चन है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आपके जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम में शामिल होंगी और कौन सी नहीं होंगी, आप ऑप्शन देख के आइडेंटिफाई कर दोगे। जिस किसी भी गुड्स या सर्विस के लिए कीमत दी गई है वो जीडीपी और जीएनपी और नेशनल इनकम में शामिल होगी, और जिसके लिए कीमत नहीं दी गई वो शामिल नहीं होगी। सिंपल। ठीक, बहुत सारा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बड़े सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है कि क्या शामिल हो सकता है क्या नहीं। ठीक, इकोनॉमी पूरी माइंड में रखने के लिए, ठीक, हमने आपको क्या बताया, पूरी इकोनॉमी का आधार है ये प्रॉफिट। चलाती हैं ये 3 यूनिट, बस ये 3 यूनिट पढ़ना है आपको पूरी इकोनॉमी में। ये 3 यूनिट आपने पढ़ लिया, इंटर रिलेट कर करके पूरी इकोनॉमी सॉल्व कर दोगे आप। सब कुछ इंटर रिलेशन है, फिर कुछ भी नहीं है कहीं से कहीं तक। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो ये पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। और प्रॉफिट कब होगा? जब कीमत दी गई होगी। प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए? प्राइस। पहले प्राइस तो पे की गई हो। ठीक, तो यहां याद रखना इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, हर वह गुड्स या सर्विस जिसके लिए कोई कीमत अदा की गई हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे आते हैं। अब अगर आपने किसी वस्तु या किसी सेवा की कीमत दी है या सेलर ने ली है तो कीमतों का निर्धारण कैसे होता है? ठीक, कैसे डिसाइड होती है किसी गुड्स या सर्विस की प्राइस? ठीक, तो नेक्स्ट आपके अब पॉइंट आया कि गुड्स या सर्विस की जो आपके प्राइस होती है इसको निर्धारित कैसे करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं आपके किसी गुड्स या सर्विस की क्या प्राइस होगी, कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी गुड्स या सर्विस की प्राइस को आपके डिफाइन करते हैं। ठीक है, कौन से आपके फैक्टर होते हैं जो किसी गुड्स या सर्विस की प्राइस को आपके डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, तो गुड्स एंड सर्विस की प्राइस को डिफाइन करने वाले अब हम बात करें अपने फैक्टर की। ठीक, जो वे ब्लैक मनी इकोनॉमी में शामिल नहीं होती। ठीक है, ब्लैक मनी आपके क्या होता है? ब्लैक मनी भी ऐसा ही होता है जो आप नोट देखते हो, वह पैसा जिसके ऊपर आपने टैक्स पे नहीं किया उसी को बोलते हैं ब्लैक मनी। क्लियर हुआ? सिंपल शब्दों में ब्लैक मनी क्या होता है? वह पैसा जिसके ऊपर आपने टैक्स पे नहीं किया उसे हम बोलते हैं ब्लैक मनी। क्लियर? ठीक, वह पैसा जिस पे टैक्स पे नहीं किया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, सोनिया कसाना। सोनिया कसाना समझने पे फोकस करो, चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक, रागिनी पटेल, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो रागिनी पटेल बात वही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वही होंगी जिनके लिए आपकी प्राइस ली गई है या प्राइस दी गई है। ठीक है, क्लियर हुआ? डिफाइन करने का सबसे बेहतर तरीका, ऐसे कोई नहीं पहचान पाएगा। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं आपके किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस की आपके प्राइस को डिटरमाइन आपके कैसे करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस की आपके प्राइस। अब हम इस पे आते हैं कि वस्तु या सेवा की कीमतों का आपके निर्धारण कैसे करते हैं वो समझना। किसी भी गुड्स या सर्विस की कीमत को निर्धारित करने वाले होते हैं कुछ फैक्टर्स। ठीक, अब यहां याद रखना, किसी भी गुड्स या सर्विस की कीमत को निर्धारित करने वाला जो सबसे पहला फैक्टर होता है उसे कहते हैं हम यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता। क्या कहते हैं उसे हम? यूटिलिटी यानी उपयोगिता। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा उसी वस्तु या उसी सेवा के लिए कीमत पे करोगे जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है, जिसकी आपको उपयोगिता है। जब तक कोई वस्तु या कोई सेवा, ठीक, आपके लिए उपयोगिता या यूटिलाइजेशन नहीं रखती, आप उसके लिए कीमत पे नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग खुद बताना, हम आपको जीएस पढ़ा रहे हैं इसलिए आप फीस दे रहे हो, क्योंकि जीएस की यूटिलिटी है आपके लिए। अगर हम आपको संस्कृत पढ़ा रहे होते, कितने लोग हमें फीस पे करते? क्या आप संस्कृत पढ़ने आते हमसे? नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि जरूरत ही नहीं है आपको संस्कृत की, ठीक। तो एक बायर हमेशा पे करता है अपनी यूटिलिटी के लिए। बायर हमेशा उसी वस्तु या उसी सेवा को खरीदेगा जो उसके लिए उपयोगी होगी, जिसकी उसे जरूरत होगी, ठीक। उपयोगिता को हम इकोनॉमी में क्या कहते हैं? यूटिलिटी को वांट सेटिस्फाइंग पावर, ठीक। यूटिलिटी मीन वांट्स सेटिस्फाइंग पावर, यानी हर वह चीज जो आपकी इच्छा को संतुष्ट कर दे, उसी को कहते हैं हम आपके लिए वो यूटिलिटी रखती है, ठीक है। जैसे कि भूख लगी है तो यूटिलिटी होगा खाना, प्यास लगी है तो पानी, ठीक है, यह हुआ। अब इसके बाद में तो आपके जो यूटिलिटी आपके होती है, यूटिलिटी आपके उपयोगिता, किसी भी वस्तु व किसी भी सेवा की कीमत को निर्धारित करने वाला सबसे पहला फैक्टर आपके जो होता है वो होता है यूटिलिटी, उपयोगिता। और उपयोगिता आपकी जो होती है वो हमेशा बायर यानी कि क्रेता के एंड पे होती है, ठीक। और यही उपयोगिता आपके आगे चल के क्रिएट करेगी डिमांड। डिमांड रातों रात क्रिएट नहीं होगी, डिमांड आपकी यूटिलिटी से ही तो बनेगी, डिमांड आपकी यूटिलिटी से ही तो बनेगी, ठीक। यूटिलिटी में जब आप परचेजिंग पावर जोड़ दोगे तो डिमांड बन जाएगी, ठीक। तो डिमांड आपके कहां से आई? डिमांड क्या, जो आपके लिए उपयोगी है वही आगे डिमांड बनने वाला है, ठीक। दो चीजें होंगी, आपके लिए मान लिया कि कुछ चीज उपयोगी है, अब आपको उस उपयोगी चीज को खरीदने के लिए पैसा है तो वो डिमांड बन जाएगी, और पैसा नहीं है तो यूटिलिटी बनी रहेगी, आप खरीद नहीं पाओगे। सिंपल, क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक। तो बायर हमेशा उसी वस्तु या उसी सेवा की कीमत देगा जो उसके लिए उपयोगी होगी, जो उसके लिए यूटिलिटी रखती होगी, ठीक है। और यूटिलिटी से ही आगे चल के क्रिएट होगी डिमांड। जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप नॉनवेज के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। समझ में आया, ठीक। तो यह था सबसे पहला पॉइंट, ठीक, सबसे पहला पॉइंट यूटिलिटी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट समझना। अब किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा की कीमत को प्रभावित करने वाला जो आपके दूसरा फैक्टर आपके होता है वो होता है स्कार्सिटी, यानी कि आपके कमी। अब स्कार्सिटी यानी कि आपके कमी, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रकृति में कुछ वस्तुएं कम मात्रा में हो, उनकी स्कार्सिटी हो, आपके कम मात्रा में अवेलेबिलिटी हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि जिन गुड्स या जिन सर्विसेज की स्कैरिसिटी होगी, जिनकी कमी होगी, ठीक, जो प्रकृति में आपके कम मात्रा में मिलती होंगी, ठीक, उनमें क्या होगा? उनमें आपके होगा ये कि इनकी सप्लाई हमेशा शॉर्ट होगी, इनकी सप्लाई हमेशा शॉर्ट होगी और इनकी बेस प्राइस हमेशा ज्यादा होगी, बेस प्राइस हमेशा ज्यादा होगी, ठीक। तो स्कैरिसिटी जो आपके होती है ये हमेशा होगी आपके किसके एंड पे? सेलर के एंड पे। स्कैरिसिटी आपके होगी सेलर के एंड पे, और ये स्कैरिसिटी आपके आगे चल के निर्धारित करेगी सप्लाई, यानी कि आपूर्ति, ठीक। मार्केट में आप लोगों ने ये तो समझा है कि कीमतें डिमांड और सप्लाई निर्धारित करते हैं, लेकिन डिमांड और सप्लाई आते कहां से हैं? पहले ये तो क्रिएट कर ले हम, ठीक। तो डिमांड क्रिएट होगी यूटिलिटी से और सप्लाई क्रिएट होगी स्कैरिसिटी से। अब यहां एक चीज देखना, अब आपने देखा कि कुछ चीजें महंगी होती हैं, कुछ चीजें सस्ती होती हैं, बेस प्राइस सबकी अलग अलग होती है, ठीक। तो अभी महंगी और सस्ती का कंसेप्ट क्या है, ठीक, ये समझना। यहां आपके बायर, अगर बायर के लिए यूटिलिटी क्या है? कम है, ठीक। जिस चीज की बायर के लिए यूटिलिटी कम होगी उसकी बेस प्राइस कम होगी बायर के लिए, बायर देगा ही नहीं ज्यादा पैसे उसके लिए। और जिस चीज की यूटिलिटी ज्यादा होगी बायर के लिए, बायर बढ़ी हुई कीमतें देने तैयार होगा, ठीक। इसी तरफ आ जाए स्कैरिसिटी पे। स्कैरिसिटी जिसकी बहुत ज्यादा होगी वो बहुत महंगी होगी क्योंकि सप्लाई शॉर्ट होगी, और स्कैरिसिटी आपकी जिसकी कम होगी, ठीक, यानी प्रकृति में बहुत ज्यादा मात्रा में कोई अगर चीज मिलेगी तो वो बहुत सस्ती होगी, उसकी बेस प्राइस हमेशा कम होगी।
अब फॉर एग्जाम्पल अब हम आगे समझते हैं इसमें। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यूटिलिटी और स्कैर्सिटी समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल है गोल्ड और एक एग्जाम्पल है साल्ट। तो गोल्ड और साल्ट में आपके कौन महंगा है और कौन सस्ता है। अब सबसे पहले समझना साल्ट यानी कि नमक। नमक की यूटिलिटी गोल्ड से ज्यादा है। गोल्ड की आपके जीवन में कोई यूटिलिटी नहीं है। आप पूरी जिंदगी गोल्ड से हाथ नहीं भी लगाओगे तब भी आप जिंदगी जियोगे, ठीक। नमक की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, बिना नमक के आप जिंदा नहीं रह पाओगे लंबे समय तक, ठीक। लेकिन यूटिलिटी ज्यादा होने के बाद भी नमक की स्कैर्सिटी नहीं है। चारों तरफ नमक ही नमक है, ओशियंस इतने, ठीक। तो नमक की स्कैर्सिटी नहीं है, इसलिए नमक सस्ता है। वहीं गोल्ड की यूटिलिटी भले ही ना हो, लेकिन गोल्ड की स्कैर्सिटी ज्यादा है, और गोल्ड की स्कैर्सिटी ज्यादा होने के कारण गोल्ड की बेस प्राइस बहुत हाई है, ठीक। तो ये आपके एक तरीका होता है काय का, बेस प्राइस निर्धारण का। पहले बेस प्राइस तो निर्धारित हो, ठीक है, कि बेस प्राइस पहुंचानी कहां से है, ठीक है। तो आपके यूटिलिटी और स्कैर्सिटी ये निर्धारित करती है कि कौन सी वस्तु सस्ते में यानी कम कीमत पर जाएगी, कौन सी ज्यादा कीमत पर जाएगी। ये दोनों ये निर्धारित नहीं करते कि एग्जैक्ट प्राइस क्या होगी किसी गुड्स या किसी सर्विस की। तो किसी गुड्स या सर्विस की एग्जैक्ट प्राइस क्या होगी ये निर्धारित होगा मार्केट, बाजार के अंदर। और थर्ड फैक्टर आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज की आपके जुबैर, इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंट क्यों है? पैसा आपके समस्त गतिविधियों की जान होता है, ध्यान रखना, ठीक। आपके चाणक्य का स्टेटमेंट था कि जो वित्त या जो फाइनेंस होता है ना, ठीक, पूरे सिस्टम के सेंटर पॉइंट पर हमेशा होता है फाइनेंस। तो इसलिए आपके ये सबसे जरूरी चीज है। अब समझना, किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा की आपके फाइनल कीमतों का निर्धारण कहां होगा? मार्केट यानी कि बाजार के अंदर। और मार्केट यानी कि बाजार हम आपके कहते किसे हैं? वह प्लेस जहां डिमांड और सप्लाई एक साथ एग्जिस्ट करती हो, यानी कि वह स्थान जहां मांग एवं पूर्ति एक साथ उपस्थित हो, उस स्थान को हम आपके कहते हैं मार्केट यानी कि बाजार, ठीक है। अब बाजार की अगर हम आपके बात करें, मार्केट की अगर हम बात करें, तो बाजार में याद रखना वह प्लेस, दूसरे शब्दों में समझे, जहां बायर और सेलर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके गुड्स एंड करेंसी का एक्सचेंज करें, उस प्लेस को हम कहेंगे मार्केट। और गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल कीमतों का निर्धारण आपके होता है वो आपके कहां होता है? मार्केट यानी कि बाजार के अंदर, ठीक। ये आपने देखा। अब एक पॉइंट हम आपको यहां और समझाते हैं, ठीक। अब एक पॉइंट आपको क्या समझना है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक, जनरल एग्जाम्पल समझना। हमने यहां देखा कि किसी वस्तु या किसी सेवा की कीमत आपके निर्धारित या तो यूटिलिटी से होगी, बायर के लिए जो चीज जरूरी है बायर उसके लिए बढ़ी हुई कीमतें देगा, ठीक है, या स्कैर्सिटी से होगी। स्कैर्सिटी से होगी इससे तात्पर्य क्या है? अगर प्रकृति में कोई चीज कम है तो वो महंगी होगी, ठीक है। और या फिर आपके मार्केट प्रिंसिपल से होगी, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। सबको पता है डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो कीमत बढ़ेगी, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो कीमत घटेगी, दोनों आपके बराबर है तो स्टेबल होगी। लेकिन अब यहां आपके होता क्या है, कई बार आपके होता आपके ये है कि मार्केट में आपके कीमतों का निर्धारण ना तो यूटिलिटी से होता, ना ही स्कैर्सिटी से होता, और ना ही मार्केट प्रिंसिपल से होता। कीमतों का निर्धारण कुछ और ही कर रहा होता है, ठीक। यानी कि यहां आपके जो चौथा पॉइंट है, फोर्थ
फोर्थ पॉइंट आपके कीमतों का आपके निर्धारित करने वाला जो आपके होता है, इसे हम बोलते हैं एग्रेसिव मार्केटिंग। एग्रेसिव मार्केटिंग, ठीक, एग्रेसिव मार्केटिंग या एग्रेसिव ब्रांडिंग। अब ये एग्रेसिव मार्केटिंग आपकी या एग्रेसिव ब्रांडिंग आपकी करती क्या है, ये कर देती है लोगों का ब्रेन वॉश, ठीक। और एग्रेसिव मार्केटिंग आपके कई बार कंपनियां इतनी दमदार करती हैं अपने प्रोडक्ट की कि लोगों का ये ब्रेन वॉश कर देती है, और ये ब्रेन वॉश लोगों को बढ़ी हुई कीमत पे सामान खरीदने के लिए मोटिवेट कर देता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताते हैं, ठीक है। आपको कोई शूज खरीदना है, जूता, ठीक। आप एक साधारण सी दुकान पे आप जाओगे, साधारण सी दुकान वाला आपको जूता दिखाएगा, कहेगा 500 रुपए का है। आप उसमें 15 बातें गिनाओगे, 300 का दे दो, 250 का दे दो, 200 का दे दो, खूब बार्गेनिंग होगी, ठीक है। अब आपके सामने रिबॉक का शोरूम बना हुआ है। अगर 500 रुपए आपकी जेब में होंगे ना, आप रिबॉक में घुसोगे ही नहीं। क्यों नहीं घुसोगे? क्योंकि ब्रेन वॉश कर दिया रिबॉक ने इधर कि 5000 से कम रिबॉक का जूता नहीं आता, ठीक। तो ये होती है ब्रांडिंग, ठीक है। चाहे भले ही वो सेम मटेरियल हो, रिबॉक के जूते का और एक लोकल जूते का सेम मटेरियल हो, सब कुछ सेम हो, लेकिन आप नहीं लोगे उसे, ठीक। तो यहां ब्रांडिंग आपके क्या होती है कि लोगों का ब्रेन वॉश कर देती है बढ़ी हुई कीमत पे खरीदने के लिए, ठीक। ब्रांडिंग जब आपके करते हैं कंपनी वाले, तो ये यूटिलिटी, स्कार्सिटी और मार्केट सारे प्रिंसिपल कोलैप्स कर देते हैं, ठीक है। कीमतों का निर्धारण कैसे होता है आगे हम बताएंगे आपको। किसी को बनाने में कितनी लागत लग रही है वस्तु को, ठीक, ये हुआ, प्लस उस पर आपके इनडायरेक्ट टैक्स लगा दो, यही होती है कीमत है। लेकिन एग्रेसिव ब्रांडिंग आपको उठा के फेल कर देती है इन सारी चीजों को, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम क्या, आपके एग्रेसिव ब्रांडिंग, ठीक। अब जैसे कि अब हम आपको फॉर एग्जांपल बताएं, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं कि मार्केट का मतलब डिमांड और सप्लाई होता है। हिंदुस्तान की हर कोचिंग यही बताएगी ना, मार्केट का मतलब कुछ अलग से तो बता नहीं देगी। तो यहां आपके यहां फीस आप मान लिए दे रहे हो 10,000, कुछ कोचिंगों में आप इसी बात के लिए दोगे 1 लाख, कुछ में 1.5 लाख दोगे, वो अलग से नहीं बताएंगे आपको। लेकिन उनकी क्या है, मजबूत ब्रांडिंग, ये एग्रेसिव मार्केटिंग। और इस एग्रेसिव मार्केटिंग की वजह से वो भी आपको यही कंसेप्ट बताने के 10,000 के लेंगे 1.5 लाख, ठीक। तो इसे कहते हैं ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश का एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, ठीक, कैसे आपके ब्रेन वॉश करती है कंपनी से, ठीक है। जस्ट सुनना, इसको सिर्फ आपके सिलेबस से मतलब नहीं है, एक हम आपको एक डायरेक्ट घटना बताते हैं ब्रेन वॉश की, हिंदुस्तान के अंदर आपके कैसे ब्रेन वॉश आपके किया जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमने लिया आपके साल्ट, नमक, ठीक। नमक की अगर हम आपकी बात करें तो इस नमक की बात करते हैं 2001 और 2020। 2001 में ये जो आपके नमक था ना, ये मिलता था 1 रुपए किलोग्राम या 2 रुपए किलोग्राम, ये थी आपके नमक की कीमत, 2 रुपए पर केजी। और आज कितनी है 2020 में, 20 रुपए पर केजी, इतनी है ना आज। अब दूसरा समझना, अब आते हैं हम यहां दूसरे पॉइंट पे, जरा एक एनालिसिस और कर लें। नमक कौन खा रहा है, जनता खा रही है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आपके 2001 में देश की थी 102 करोड़, 2011 में आपके देश की पॉपुलेशन थी 121 करोड़। आज की डेट में देश की पॉपुलेशन आपकी होगी कितना, 130 करोड़, ये होगी, एवरेज मान के चल रहे हैं, ठीक है। देखना 2001 में नमक 1 रुपए किलो था और आपके 2020 में आपके हो गया कितना, 20 रुपए किलो। ये इन्फ्लेशन समझ रहे हो आप कितने परसेंट है, 1 से 20 रुपए में कितने परसेंट मुद्रास्फीति है, कितने परसेंट कीमत बढ़ी है। 1 से 2 रुपए होने का मतलब 100% कीमत बढ़ना, 1 से 2 रुपए मतलब 100% कीमत बढ़ना। ये कीमत बढ़ी है आपकी कितनी, 2000%, किसकी, नमक की। अब 2000% आपकी कीमत बढ़ी है, ठीक है। तो समझना जरा, कीमत अगर बढ़ी है तो 3 प्रिंसिपल काम कर रहे हैं कीमत के पीछे। तो या तो यूटिलिटी कीमत को बढ़ा सकती है, या स्कैरिसिटी कीमत को बढ़ा सकती है, या मार्केट कीमत को बढ़ा सकती है। तो जरा देखना, यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। तो ये बताओ जरा, 2001 में देश की पॉपुलेशन 102 करोड़ थी, कितनी थी, 102 करोड़, और 2020 में 130 करोड़। कितने परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, 2001 से 2030 तक, 20 तक आते आते पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 30%, और नमक की कीमत है बढ़ी 2000%।
अब पॉपुलेशन 30% आपके बढ़ी है, ठीक, तो पॉपुलेशन 30% बढ़ी है तो यूटिलिटी भी 30% बढ़ी होगी, तो डिमांड भी 30% बढ़ी होगी। ऐसा तो है नहीं कि ये 30 करोड़ लोग पैदा हुए हैं सिर्फ नमक खाते हैं, अचानक से इन्होंने आपकी यूटिलिटी बढ़ गई या डिमांड बढ़ गई, ये तो व्यवहार में संभव है ही नहीं। तो क्वेश्चन ये आया कि जब आपकी यूटिलिटी बढ़ी नहीं, यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी तो डिमांड भी नहीं बढ़ेगी। एग्जैक्टली, क्योंकि डिमांड बढ़ाएगा कौन? यूटिलिटी। नमक की उपयोगिता तो उतनी है ना, दिन भर के खाने में 1 चम्मच खा गया, ठीक है। तो यहां आपके नमक की डिमांड बढ़ी नहीं है, ठीक है, तो फिर डिमांड तो सिर्फ 30% बढ़ी है, तो 30% डिमांड से 2000% कीमत आपके कैसे इंक्रीज हो गई? पहला तो क्वेश्चन नहीं। तो अब हम दूसरा एनालिसिस करते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है स्कैर्सिटी हो गई हो। तो अब हम आते हैं इस स्कैर्सिटी वाले पॉइंट पे। क्या नमक की कोई कमी है? इस पृथ्वी पर पीने का पानी खत्म हो सकता है, नमक नहीं, क्योंकि नमक निकलता है ओशियन से और नमक कभी खत्म हो ही नहीं सकता। क्लियर? नमक कभी खत्म हो ही नहीं सकता। इतने पूरे पृथ्वी के 70% हिस्से पर ओशियन है, कभी खत्म नहीं होगा। तो स्कैर्सिटी है नहीं, स्कैर्सिटी नहीं है तो सप्लाई भी कम नहीं होगी, तो फिर कीमत कैसे बढ़ गई? डिमांड कुल 30% बढ़ी है और सप्लाई तो कम कभी हो ही नहीं सकती। नमक की तो सप्लाई हमेशा डिमांड से ज्यादा होगी, तो फिर आपकी ये कैसे इतनी ज्यादा कीमत आपके बढ़ गई? अब यहां समझना, यहां आपके नमक की कीमतों को बढ़ाने का आपके जो काम किया वो किया किसने? एग्रेसिव ब्रांडिंग, एग्रेसिव मार्केटिंग। कैसे एग्रेसिव मार्केटिंग? समझ, हर कंपनी जो आपके होती है, ठीक, हर कंपनी आपके जो होती है ये करती क्या है, ये समझ लें। दो 2001 में जब ये कंपनियां आपके 1 रुपए किलो में आपके नमक बेच रही हैं, तो इनको होने वाला प्रॉफिट आपके क्या होगा? कम होगा, कम कीमत पे बेच रही हैं। प्रॉफिट को बढ़ाना है तो कीमतों को बढ़ाना होगा। अब क्वेश्चन आपकी ये आया कि कीमत को अगर आप बढ़ाओगे किसी चीज की तो आपको जनता को बताना भी तो पड़ेगा, सरकार को भी बताना पड़ेगा कीमत क्यों बढ़ाई, क्योंकि नमक के निर्माण की लागत तो कुछ होती नहीं है। नमक कैसे बनता है? समुद्र के पास बड़े बड़े आप गड्ढे खोद दो, पानी आएगा, भरेगा, सूखेगा, बन जाएगा नमक, साल्ट का पूरा पहाड़। तो अब निर्माण की लागत कहां है इसकी, तो कीमत कैसे बढ़ाओगे? कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब यहां हुआ ये कि नमक की कीमतों के लिए बढ़ाने के लिए किया गया आपके एग्रेसिव मार्केटिंग, और ये काम श्रेय सबसे पहले जाता है आपके टाटा। टाटा एक एडवर्टीजमेंट करता है सबसे पहले आयोडीन। इस आयोडीन शब्द से परिचय ही भारतवासियों को कराया इस टाटा ने। कभी किसी ने सुना ही नहीं था आपके कि नमक में आयोडीन होती है या नहीं होती है, जो भी एक्सपायर्ड, हम नमक जानते थे, आयोडीन वर्ड ही नहीं जानते थे कभी, ठीक। टाटा ने पहला ब्रेन वॉश एक एग्रेसिव मार्केटिंग से किया, टाटा नमक आयोडीन युक्त नमक, ठीक। और इन्होंने टाटा वालों ने किया क्या कि एक बढ़िया पैकिंग की, पैकिंग में आपके एक गर्दन पे आपके गोइटर यानी घेंगा रोग वाली एक गर्दन आपके बनाई टाटा ने, और उसमें डराया कि अगर आप आयोडीन युक्त नमक नहीं खाओगे तो आपकी गर्दन ऐसी हो जाएगी। अब उस खतरनाक गर्दन वाले आदमी ने लोगों का किया ब्रेन वॉश, और ऐसा ब्रेन वॉश किया कि लोगों का सीधा सिस्टम पैक्ड नमक पे चला गया, यानी कि आपके आयोडीन युक्त नमक पे चला गया। इससे पहले आयोडीन शब्द से हम भारतवासी कभी परिचित ही नहीं थे। जब से भारतीय सभ्यता शुरू हुई तब से आयोडीन से परिचित हुए, टाटा ने बताया तब, इससे पहले तो पता ही नहीं था ये मामला भी कुछ होता है, ठीक है। अब देखना आगे, टाटा ने इतना बड़ा ब्रेन वॉश किया इस आयोडीन को लाके कि आयोडीन मिलाते ही टाटा ने नमक की कीमत जो 1 रुपए थी ना, उसे उठा के सीधा 5 या 6 रुपए कर दिया, सिर्फ आयोडीन मिलाते ही, ठीक। आयोडीन मिलाते ही सिर्फ कर दिया। अब जरा टाटा की इस घटना का हम एनालिसिस करें। क्या टाटा ने आपके आयोडीन नमक में मिलाया था? क्या टाटा सही बोल रहा था? और क्या टाटा आयोडीन नहीं मिलाता तो नमक में आयोडीन नहीं होता? ठीक, समझना जरा इसे। तो समझना, सबसे पहले आप सभी लोग साइंस के स्टूडेंट, ज्यादातर लोगों ने साइंस आपके पढ़ी होगी। पहला पॉइंट समझना, नमक है ओशियन प्रोडक्ट, समुद्री उत्पाद। और अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको यह पता होगा हर ओशियन प्रोडक्ट में आयोडीन नेचुरली होता है। हर ओशियन प्रोडक्ट में आयोडीन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है। अगर ये टाटा नहीं भी मिलाते ना तब भी नमक में आयोडीन थी। इन्होंने तो सिर्फ ब्रेन वॉश किया, और ब्रेन वॉश किया किस नाम पे? गोइटर यानी कि घेंगा के नाम पे, कि अगर हम आयोडीन नहीं खाएंगे तो हमें गोइटर हो जाएगा, पहली चीज। अब दूसरा समझना, आप गोइटर का भी एनालिसिस करें। गोइटर आयोडीन की कमी से होता है, बिल्कुल सही बात है,
ठीक, ये भारत के अंदर एकमात्र बीमारी है गोइटर। आपको लाखों लोगों में से कोई कभी गलती से एक आध मिलेगा, किसी में गोइटर होता ही नहीं है इंडिया में। क्यों नहीं होता? क्योंकि भारतीय जनता नमक तो पहले भी खाती थी, और अगर आप नमक कम खाते हो तो भारत की 99% पॉपुलेशन प्याज जरूर खाती है अपने खाने में, ऑनियन, और ऑनियन से ज्यादा आयोडीन किसी में नहीं होता। इसका मतलब टाटा ने सिर्फ ब्रेन वॉश किया था, आयोडीन मिलाया नहीं था, आयोडीन तो नेचुरली था उसमें, और इसने नमक की कीमत को 1 रुपए से उठा के पहुंचा दिया 5 रुपए। पहली कीमत बढ़ी ब्रेन वॉश से, 500% इन्फ्लेशन, सीधा 500% कीमतें बढ़ाई आपके टाटा ने। ठीक है, अब इसके बाद में आपके कोई और नमक आया, फॉर एग्जांपल बिरला। नमक के बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ गया, नई कंपनी आएंगी अब आपके नमक के बिजनेस में। अब नई कंपनियां आपके नमक के बिजनेस में आएंगी तो बिरला वालों ने आपके सोचा, ठीक, क्या सोचा बिरला वालों ने? बिरला वालों ने आपके ये सोचा कि टाटा वालों ने सिर्फ आयोडीन मिला के 500 गुना कीमतें बढ़ा दी, ठीक, तो हम भी कुछ कर ले। बिरला वाले क्या करते हैं, एक नया कंसेप्ट लाते हैं। बिरला वाले आपके नमक में मिला देते हैं न्यूट्रिएंट्स रिच साल्ट। न्यूट्रिएंट्स रिच साल्ट यानी बिरला वाले कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, XYZ सब मिला दिया इन्होंने नमक में, और इन्होंने 10-25 आपके मिनरल्स मिला दिए। इन्होंने तो सिर्फ आयोडीन मिलाया था, इन्होंने तो सारे मिनरल मिला दिए, ठीक, और उस मिनरल को आपके नाम दे दिया एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स रिच साल्ट। ठीक है, यह हुआ। टीवी पे ऐड देखना, एक ऐड आता है, मेरे बच्चे के 98%। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स रिच साल्ट खाते हैं, नमक खाने से 98%, ठीक, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है, ऐसे आपके ब्रेन वॉश होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स रिच इन्होंने साल्ट बनाया, तो इन्होंने जब आयोडीन मिलाया तो 5 रुपए कर दी कीमत, तो इन्होंने तो बहुत सारी चीजें मिला दी, इन्होंने उठा के कर दी 10 रुपए, और बढ़ा दी 5 कीमत। नमक के बिजनेस का प्रॉफिट और बढ़ गया, इतनी तेजी से आपकी कीमतें बढ़ रही थी। इंडिया के अंदर प्याज अगर 20 से 80 रुपए किलो हो जाए ना, 20 से 80 का मतलब 400% कीमतें बढ़ना, सरकारें गिर जाती है। यहाँ नमक की कीमत 1000% बढ़ चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार कब करेगी? जब जनता विद्रोह करेगी। जनता ने तो की ही नहीं कभी, ठीक, क्योंकि हम भारत की जनता सिर्फ विद्रोह करते हैं धर्म और जाति के नाम पे। विकास, महंगाई, इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है हम लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे आते हैं, अगला कंसेप्ट क्या हुआ। बिरला ने पहुंचा दी आपके न्यूट्रिएंट्स रिच साल्ट मिला के 10 रुपए। अब आपकी और नई कंपनियां आई, अब नमक के बिजनेस में उतरना है ना, डाइवर्सिफिकेशन भी करना है और कीमत भी बढ़ानी है। एक और नई कंपनी आती है आपके आगे चल के, निरमा साल्ट। अब यहां आपके क्या होता है कि निरमा वाले आए, अब मिलाएं क्या, आयोडीन में मिला चुके हैं, इन्होंने सारे मिनरल्स मिला दिए बिरला वालों ने, इन्हें तो कुछ मिलाने का भी नहीं बचा। तो अब ये एक नया दिमाग लगाएंगे। नया दिमाग क्या लगाएंगे निरमा वाले? नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl। साइंस के अंदर NaCl एक आयनिक कंपाउंड होता है या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, यानी कि विज्ञान के अंदर आपके ये जो सोडियम क्लोराइड है ये एक आयनिक यौगिक है या विद्युत संयोजी यौगिक, और हर आयनिक कंपाउंड का एक गुण यानी कि कैरेक्टर होता है कि अगर इसे आप खुला छोड़ दोगे तो ये ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करके टाइट हो जाएगा। आज से आप 5 साल पहले या 10 साल पहले के नमक पे आप जाओगे, नमक का डिब्बा अगर खुला छूट जाता था तो वो टाइट हो जाता था, पेचकस से तोड़ तोड़ के नमक निकालना पड़ता था। ठीक, इन निरमा वालों ने इसको पकड़ लिया। निरमा वालों ने क्या किया कि इन्होंने आपके केमिकल मिला के इस NaCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ को वीक कर दिया। बॉन्ड स्ट्रेंथ को क्या कर दिया? वीक कर दिया। अब ये नमक टाइट नहीं हुआ और ये नमक आपके फ्री फ्लो साल्ट, इनका एड निरमा वालों का एड फ्री फ्लो साल्ट। इन्होंने एक और नया कंसेप्ट निकाला, ठीक, और इन्होंने आपके फ्री फ्लो साल्ट, दाने दाने में स्वाद, ये था इनका एड। ठीक, बढ़िया खाने में आपके साल्ट छिड़कते हुए दिखा रहे थे। ठीक, और इस फ्री फ्लो साल्ट को इन्होंने सीधा बढ़ाया और नमक की कीमत 15 रुपए पर केजी। लो, और बढ़ा दी इसने कीमत। किया गया कुछ नहीं, अब यहां तक आया। ठीक, जनता अपोज नहीं कर रही तो सरकार काय के लिए एक्शन लेगी? नहीं लेगी सरकार एक्शन, नहीं लिया गवर्नमेंट ने एक्शन, बढ़ गई कीमतें। ठीक है, बढ़ती जा रही हैं। अब अगर उस डिब्बे वाले में अगर ह्यूमिडिटी पकड़ भी लेती तो उससे कोई नमक की क्वालिटी थोड़ी कम हो रही है। लेकिन हम सारे इंडियंस क्या है, आलसी भी हैं। ठीक, पूरे विश्व में सबसे आलसी लोग होते हैं भारतीय। ठीक है, अगर इन्हें बैठे बैठे खाने को मिलता रहे तो ये कभी काम भी ना करें। ठीक, तो अब उस डिब्बे में से हम नमक नहीं निकाल सकते, हमने इसलिए फ्री फ्लो साल्ट के विकल्प को चूज किया। दूसरा, हम इंडियंस के अंदर होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दिखावा। ठीक है, ये भी ज्यादा होता है, तो ये भी काम कर रहा था यहाँ। अब इसके बाद में आपके ये 15 रुपए कीमत होगी। अब आगे चल के और कंपनियां आपके सोचेंगी। ठीक है,
अब और कंपनियां आपके सोचेंगी, अब टाटा वालों ने द्वारा सोचा कि कीमतें 15 तक तो आई गई हैं, सबका लगभग बराबरी चलेगी अब कीमत है, ठीक। अब करना क्या चाहिए, अब यहां और कंपनियां दिमाग लगाएंगी और इसी टाइम आपके क्या होगा कि आपके भारत में तेजी से आपके, ठीक, कैटरीना कैफ टाइप की आपकी हीरोइंस आएंगी और ये हीरोइंस आपके क्या होंगी, बड़ी तेजी से पॉपुलर होंगी, प्रियंका चोपड़ा कैटरीना कैफ टाइप की, ठीक है। तो अब आपके टाटा वाले पकड़ेंगे कैटरीना कैफ और कैटरीना कैफ नमक की थैली लेके कैमरे के सामने खड़ी होंगी और एक स्टेटमेंट देंगी, मेरी खूबसूरती का राज टाटा नमक, और ये नमक की कीमत सीधा 15 से 20। क्यों? क्योंकि भारत की हर महिला को कैटरीना कैफ बनना है, ठीक। तो ये है आपके नमक की कीमतों का राज, ठीक है। एग्रेसिव ब्रांडिंग, दूसरा एग्जांपल फेयर एंड लवली, 6 हफ्तों में निखार, 60 साल से लोग लगा रहे हैं, किसी में भी निखार नहीं आया। डिमांड देखो आप फेयर एंड लवली की, ठीक, कैसे, ऐसे ही तो बनी है ना। अब समझना, पूरे विश्व में आपके कॉस्मेटिक का सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि आपके यूरोपियन और अमेरिकन ये गोरे इतने होते हैं ना, जरूरत नहीं कॉस्मेटिक की। अफ्रीकन काले इतने होते हैं, इन्हें आपके कोई गोरा बना नहीं सकता। हम इंडियंस आपके होते हैं व्हीटिश कलर गेहूं, उम्मीद होती है जिंदगी में कि शायद गोरे बन जाएं, और इस चक्कर में फेयर एंड लवली ने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, ठीक। आपके गोरेपन के लिए सिर्फ 2 ही चीजें रेस्पॉन्सिबल होती हैं, या तो आपके मेलानिन का सीक्रेशन ये हुआ, और या फिर आप विटामिन ई, जिसे हम ब्यूटी विटामिन आपके बोलते हैं, विटामिन ई जो स्किन को ग्लो कराता है। इसके अलावा ऐसा तीसरा कोई फैक्टर नहीं है जो आपकी स्किन को निखार सके, लेकिन ब्रेन वॉश कर रखा है कंपनियों ने, और आपके वीएलसीसी, ओले, फेयर एंड लवली, ये पूरी इंडिया इन्होंने एक तरफा कर दी है, ठीक है। इसे कहते हैं एग्रेसिव मार्केटिंग, एग्रेसिव ब्रांडिंग। तो एग्रेसिव ब्रांडिंग आपके कई बार कंपनियां अपने प्रोडक्ट की इतनी दमदार करती हैं आपके कि ये स्कैर्सिटी, यूटिलिटी, मार्केट सारे प्रिंसिपल कोलैप्स कर देती है, ठीक। तो क्लियर हुआ होगा आप लोगों के प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तो आपके एक प्रैक्टिकल सिस्टम था, ठीक है। तो ये था आपके एक प्रैक्टिकल सिस्टम, ठीक। अब नेक्स्ट आगे समझना, ये प्रैक्टिकल आपके सिस्टम है, ये आप देख रहे हो कि एक्चुअल प्रैक्टिस में होता क्या है, और सच में यही होता है प्रैक्टिस में, ठीक है। समझ में आया यहां तक? अनिल सक्सेना कह रहे हैं कि एक ऐसी साइड कंपनी को जानते हैं जिसके अनिल कपूर ब्रांड एम्बेसडर है और उसका नमक है 99 रुपए पर केजी। तो आप खुद देखो, ठीक है। अब आते हैं हम इससे आगे, नेक्स्ट आगे समझना। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। क्या छोड़ो, अब एग्रेसिव ब्रांडिंग या एग्रेसिव मार्केटिंग, ये आपके थोड़ा सा मार्केटिंग प्रिंसिपल से आपके बियॉन्ड हो गया। हम आते हैं अब यहां, हमें देखना था कि मार्केट में आपकी कीमतों का निर्धारण किस तरह से आपके हो रहा है, मार्केट में आपके किस तरह से आपके, ठीक, कीमतों का आपके निर्धारण किया जा रहा है। अब हम इसे समझते हैं। मार्केट में अगर हमें कीमतों का निर्धारण समझना है तो हमें समझना होगा डिमांड और सप्लाई को, कि मार्केट में आपकी डिमांड किसे कहते हैं और आपके सप्लाई किसे कहते हैं, ठीक। और डिमांड एंड सप्लाई आपके मिलके किस तरह से कीमतों का निर्धारण करते हैं। आते हैं हम इससे आगे। तो सबसे पहले तो हम आपके आते हैं क्या, सप्लाई।
अब हम आए आपके यहां, हमें समझना है डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई ये दो चीजें आपके हमें समझना है, ठीक है। अब समझना, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सप्लाई यानी कि पूर्ति किसे कहते हैं। तो सप्लाई हम आपके कहते हैं किसे, आउटपुट ऑफ इकोनॉमिक यूनिट, ठीक। किसी फैक्ट्री का जो आउटपुट होता है, ठीक है, जो निर्गत होता है, उसी को क्या कहेंगे, सप्लाई। तो सप्लाई आपके होता क्या है, आउटपुट ऑफ इकोनॉमिक यूनिट, यानी कि किसी फैक्ट्री का आपके आउटपुट, ठीक। तो ये तो आपके हुआ सप्लाई। अब हम आगे समझते हैं आपके डिमांड किसे कहते हैं। अब डिमांड की अगर हम आपके बात करें, किसकी बात करें, डिमांड की। तो डिमांड की अगर हम आपकी बात करें तो डिमांड से पहले आपको दो शब्दों की जरूरत पड़ती है, एक नीड और एक आपके डिजायर। यानी कि नीड आपके क्या होता है और डिजायर आपके क्या होता है, ये समझ रहे हो। तो सबसे पहले आपके आते हैं नीड यानी कि आपके आवश्यकता पे, और डिजायर यानी कि आपके इच्छा पे। तो समझना, नीड आपके रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, हर वह चीज जो आपके जीवन निर्वाह के लिए जरूरी हो। नीड आपके क्या होता है, रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, हर वह चीज जो आपके जीवन जीने के लिए जरूरी हो, वो होती है आपके नीड। जैसे बेसिक नीड बोलते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक। बिना इनके आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो नीड आपके क्या है, एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड योर नीड। हर वह चीज जो आपके जीवन जीने के लिए जरूरी है, उसे हम क्या कहेंगे, आपके नीड, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट समझना, डिजायर किसे कहते हैं। डिजायर क्या होता है, मीडियम ऑफ फुलफिल द नीड, यानी कि आवश्यकता को पूरा करने वाला एक माध्यम। तो डिजायर हम किसे कहते हैं, मीडियम ऑफ फुलफिल द नीड, आवश्यकता को पूरा करने वाला एक माध्यम, उसे हम आपकी क्या कहेंगे, डिजायर। कैसे, जैसे कि रोटी खाना नीड है, ठीक है। अब रोटी हम खा किससे रहे हैं, एक पर्सन दाल के साथ खा रहा है, एक पर्सन चिकन के साथ खा रहा है, एक पर्सन पनीर के साथ खा रहा है, तो सबकी डिजायर क्या हो गई, अलग, ठीक है। कपड़े पहनना नीड है, ठीक। एक पर्सन जीन्स टी शर्ट पहन रहा है, ये डिजायर है उसकी, मीडियम को पूरा आपके क्या है, आवश्यकता को पूरा करने वाला एक माध्यम। एक पर्सन धोती कुर्ता पहन रहा है, एक पर्सन आपके पैंट शर्ट पहन रहा है, एक सूट पहन रहा है, क्या है ये, डिजायर है, ठीक है। यह हुआ। मकान, सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए, एक झोपड़ी में भी रह रहा है, ठीक, यह हुआ। अब एक आपके बड़े मकान में भी रह रहा है, तो ये क्या है, ये डिजायर है। अब यहां याद रखना, नीड और डिजायर तो आपको क्लियर हो गया। इकोनॉमी के अंदर आपके ना तो नीड की कोई इंपॉर्टेंस होती है और ना ही डिजायर की कोई इंपॉर्टेंस होती है। इकोनॉमी के अंदर अगर कुछ इंपॉर्टेंस होती है तो सिर्फ और सिर्फ होती है डिमांड की। तो अब हम ये देखें कि हम ये डिमांड कहते किसे हैं। तो डिमांड हम कहते किसे हैं, डिमांड आपके होता क्या है, किसी भी वस्तु आपके या किसी भी डिमांड से आपके जो मतलब आपके होता है, ये समझो, जिस किसी भी नीड या जिस किसी भी डिजायर को पूरा करने की परचेजिंग पावर आपके हाथ में हो, उतनी नीड या उतनी डिजायर आपके कन्वर्ट हो जाएगी आपके डिमांड में, ठीक। तो डिमांड आपके है क्या, जिस किसी भी नीड या जिस किसी भी डिजायर को पूरा करने की परचेजिंग पावर आपके हाथ में हो, जिस किसी भी नीड या जिस किसी भी डिजायर की पूरा करने की परचेजिंग पावर आपके हाथ में हो, वो नीड या वो आपके क्या होगा, वो नीड या वो डिजायर आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी डिमांड में।
क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे आ रहा हूं, ये तो आपने यहां तक देखा। दूसरा पॉइंट, तो डिमांड आपके है क्या? जिस नीड या जिस डिजायर को पूरा करने की परचेजिंग पावर या पैसा आपके हाथ में हो, वो कन्वर्ट आपकी हो जाएगी डिमांड में। अब यहां आगे समझना, ठीक है। एक व्यक्ति है, उसके पास है मान लिया 5 रुपए, और वो व्यक्ति चाहता है कि वो दाल से रोटी खा ले। आपको लगता है 5 रुपए में आज के टाइम में कोई दाल से भी रोटी खा पाएगा? नहीं। इसका मतलब वो अपनी नीड भी पूरी नहीं कर सकता। और एक व्यक्ति है, उसके पास है 5000 रुपए, और वो चाहता है कि वो चिकन से रोटी खा ले। खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है, यानी कि वो अपनी डिजायर भी पूरा कर सकता है। ठीक, ये ध्यान हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम और दूसरा ले लें एग्जाम्पल। आप चाहते हो कि आप स्कॉर्पियो से रोज कोचिंग जाओ, चाहते हो तो चाहते रहो, इच्छा है आपकी, आपके चाहने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ेगा जब 20 लाख रुपए आपकी पॉकेट में होंगे। जब 20 लाख रुपए होंगे तब स्कॉर्पियो की डिजायर कन्वर्ट होगी आपकी डिमांड में। तो डिमांड डिपेंड करती है पैसा कितना है आपके पास में। अब यहां एक पॉइंट आप लोग और समझ, हम सुनते हैं कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां डिमांड ज्यादा होती है, यही सुनते हैं ना? ये पॉइंट गलत है। जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां नीड ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर जनसंख्या है 130 करोड़ लोग हैं, तो ये रोटी तो खाएंगे ना, कपड़ा तो पहनेंगे ना, मकान तो चाहिए ना। जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां हमेशा नीड ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी? नीड ज्यादा होगी। ठीक, डिमांड तो आपके वहां ज्यादा होती है जहां पैसा ज्यादा होता है। डिमांड हमेशा वहां ज्यादा होती है जहां पैसा ज्यादा होता है। एक एग्जांपल से बताते हैं। ठीक, बिहार वर्सेस दिल्ली, एक स्टेट है बिहार और एक स्टेट है दिल्ली। बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा है और दिल्ली में पैसा ज्यादा है। आप खुद बता दो कि कहां आपकी क्या ज्यादा है। ठीक, तो बिहार में नीड ज्यादा है और दिल्ली में डिमांड ज्यादा है। हम कहते हैं कि यूएसए विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड के 25% रिसोर्स का कंजप्शन करता है। तो करता तब है ना जब पैसा है, पैसा नहीं होता तो कहां से करता? नहीं करता। ठीक, इसीलिए करता है आपकी यूएसए कंजप्शन, क्योंकि है वहां इतने पैसे वाले लोग। अब इसके बाद में आगे समझते हैं। ठीक है, ये तो आपने यहां तक देखा। अब यहां एक एनालिसिस देखते हैं। आप लोगों को हमने बताया कि 2001 में देश की पॉपुलेशन थी 102 करोड़। ठीक है, और 2001 से आपके 2020 तक ये पॉपुलेशन है 130 करोड़। ठीक, अब आप लोग एक डाटा देखना। डाटा क्या देखना? हम कहते हैं आपके कि भारत में 2001 के बाद तेजी से डिमांड बढ़ी। इकोनॉमी में एनालिसिस है एक। 2001 के बाद तेजी से डिमांड आपके बढ़ी। तो क्या 2001 के बाद तेजी से पॉपुलेशन बढ़ती दिख रही है कहीं आपको? 20 साल में पॉपुलेशन सिर्फ 30 करोड़ आपकी बढ़ी हुई है। ठीक, तो डिमांड तेजी से कैसे बढ़ी? ठीक, पॉपुलेशन ने डिमांड को नहीं बढ़ाया 2001 के बाद। 2001 के बाद भारत में तेजी से पैसा बढ़ा। भारत में आपके जो मिडिल क्लास था ये इतनी तेजी से इमर्ज हुआ आपके भारत में कि 2001 के बाद भारत में लोगों के पास पैसा बढ़ा और उस पैसे ने लोगों की डिमांड को बढ़ाया। तो यहां याद रखना कि 2001 के बाद आपकी जो नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके आई, ठीक, नए नए इन्वेस्टमेंट्स जो आपके बाहर से आए, इन्होंने लोगों में बढ़ाया पैसा और इस पैसे ने क्रिएट किया आपके डिमांड। ठीक है, तो भारत में आपके पॉपुलेशन की वजह से डिमांड नहीं बढ़ी, आपके पॉपुलेशन की वजह से बढ़ी हो। भारत में आपके जो मिडिल क्लास तेजी से आपके ग्रो किया और इसके पास जब तेजी से पैसा आया, इस चीज ने आपके क्रिएट किया आपके डिमांड। ठीक है, तो ये तो हमने आपके एक एनालिसिस देखा किसका? डिमांड, ठीक है, और नीड का। पॉइंट क्लियर? ठीक, हमने अभी तक कुछ समझाया नहीं है, अभी हम स्लो चलेंगे। स्लो चलने के पीछे हमारा रीजन ये है कि आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ लो। ठीक, हमने अभी तक सिर्फ देखा इकोनॉमी हम कहते किसे हैं। ठीक, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस हम किसे कहते हैं, ये यहां तक समझा। दूसरा हमने आपके देखा कि इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस जिसमें कीमत दी जाए, कीमतों का निर्धारण कैसे होता है, यूटिलिटी, स्कार्सिटी और मार्केट। और हम लोग आपके जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं किसी मार्केट को, और मार्केट को समझने से पहले हमें क्या चाहिए? सप्लाई किसे कहते हैं और डिमांड किसे कहते हैं। ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम ये देखेंगे कि मार्केट में कीमतों का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, कीमतों का निर्धारण कौन करेगा? एक डिमांड और एक सप्लाई। ठीक, तो डिमांड और सप्लाई ये दो फैक्टर मिलकर मार्केट में कीमतों का निर्धारण करते कैसे हैं, इसे हम देखेंगे कल की क्लास में। ठीक, आज हम सिर्फ इतने। यहां तक आपको कोई डाउट तो आप पूछ लीजिए। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखना,
आज रात को 9 बजे आपकी क्लास होगी पॉलिटी की। पॉलिटी का जो सेक्शन आपके बचा हुआ है वो अब चलेगा आज से 9 से 11 रात में, 9 बजे से आपके आगे तक। क्लियर है? तो अब आज आपकी जो अगली क्लास होगी वो होगी किसकी? पॉलिटी की। ठीक, पॉलिटी की क्लास आपकी होगी 9 PM। कितने बजे से? 9 PM। ठीक, तो मिलते हैं पॉलिटी की क्लास में 9 बजे।